दोस्तों नमस्कार। पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। याद कीजिए कि पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर के और अभी तक नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर मनमर्जी काम किया। जो दिल में आया वो किया। कोई भी बिल, कोई भी अधिनियम ले आओ और संख्या बल के आधार पर उसको पास करा लो। चर्चा कराने की ज़रूरत भी नरेंद्र मोदी ने महसूस नहीं की कि इस बिल के ऊपर सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसकी भी ज़रूरत नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कभी महसूस नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके पास नंबर था, संख्या बल था और इस ताकत में इतने घमंड में चूर हो चुके थे गुजरात लॉबी के लोग कि इन्होंने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का भी कभी सम्मान नहीं किया। लेकिन अब वही नरेंद्र मोदी अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे होंगे। उनको ऐसा लग रहा होगा कि किसी ने उनके पंख उतर दिए हैं, उनके पंख काट दिए हैं। वो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकते हैं। हमने पहले ही कहा है कि नरेंद्र मोदी एक बैसाखी की सरकार चला रहे हैं, एक लंगड़ी सरकार चला रहे हैं। और उसका ताज़ा उदाहरण सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर देखने को मिला जब नरेंद्र मोदी की सरकार वहां पर हार गई। एक तरीके से विपक्ष के सामने घुटने टेक दिए नरेंद्र मोदी ने। किरण रिजिजू जो हैं, उन्होंने एक बिल लाया लोकसभा के अंदर, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल। जो वक्फ बोर्ड है उसके नियम कानूनों में क्या क्या संशोधन करना चाहिए, उन तमाम चीज़ों को लेकर के ये बिल बीजेपी के द्वारा लाया गया था। यद्यपि लोकसभा के अंदर जब इस पर बहस हो रही थी, जब इस पर चर्चा हो रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। हमेशा की तरह इसको बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की। और कुछ जो एनडीए की कुछ पार्टियां हैं, जैसे जेडीयू है, जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने इसका समर्थन किया, है ना। और सोशल मीडिया पर जो तमाम अंधभक्त हैं, जो तमाम ट्रोल आर्मी है, उन्होंने एकदम से मतलब रेल बना दिया कि देख लो इंडिया अलायंस वालों, देख लो इंडिया अलायंस वालों। इस पर जेडीयू का भी समर्थन आ गया, इस पर टीडीपी का भी समर्थन आ गया। लेकिन हकीकत ये है कि बेशक से ललन सिंह ने इसको लेकर के हामी भर दी कि हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन टीडीपी ने इसको लेकर के अपना समर्थन नहीं दिया, बल्कि उनका सशर्त समर्थन था कि इस पर एक बाकायदे जांच होनी चाहिए, तब हम इसका समर्थन करेंगे। और जो पूरा जो चर्चा हुआ और जिस तरीके से इंडिया अलायंस के तमाम लोगों ने, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बाकी जो निर्दलीय लोग हैं, हालांकि निर्दलीय लोगों को ज़्यादा बोलने ही नहीं दिया गया, इसके बावजूद भी वो सभी लोग इस बिल के पक्ष में नहीं थे। वो लोग इस बिल का विरोध कर रहे थे। और सदन के अंदर का माहौल जो है वो भांप लिया गया था। और इसकी इतनी एक बिल पर चर्चा हो रही थी, सोचिए, और वहाँ पर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित नहीं था, सोच लीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी तमाम चीज़ों को देख रहे थे, वो जहाँ भी बैठे हुए थे दिल्ली के अंदर, और तमाम चीज़ों को वो मॉनिटर कर रहे थे। लोकसभा के अंदर जो चीज़ें, जिस तरीके का माहौल बना हुआ था इस बिल पर चर्चा के दौरान, उस माहौल को वो भांप गए थे, समझ गए थे। और वहाँ पर एक जो घटना हुआ जिसको लेकर के चर्चा हो रही है, वो बहुत ही मतलब हास्यास्पद कह लीजिए, या एक बहुत ही, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। किरण रिजिजू बोल रहे थे और तमाम चीज़ें जो वहाँ पर चल रही थी, तभी वहाँ पर एक पर्ची आती है और उस पर्ची में कुछ बातें लिखी हुई होती है। और उन बातों में जो बात लिखी है वो थी कि हम इस चीज़ को जेपीसी के लिए डालते हैं, जिसका कि डिमांड इंडिया अलायंस के तमाम पार्टी कर रहे थे कि ये जो पूरा बिल है, इसमें जिस तरीके के संशोधन के प्रस्ताव मोदी सरकार ला रही है, वो एक तरीके से संविधान के खिलाफ है। और संविधान के जो इंडिया का संविधान है उसका आर्टिकल 25, 26 या 30, इन आर्टिकल्स में जो प्रावधान किए गए हैं उसका सीधे तौर पर ये जो बिल है
वो उल्लंघन कर रहा है, यानी कि ये संविधान के खिलाफ जा कर के बिल लाया जा रहा है। और इस पर अगर वोटिंग हो जाती लोकसभा के अंदर तो ये बात खुले तौर पर देश के सामने आ जाता कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। हालांकि ये बात लोगों को पता है, लेकिन खुले तौर पर यह बात सामने आ जाती कि ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, ये एक अल्पमत की सरकार है, इसको बहुमत प्राप्त नहीं है सदन के अंदर। टीडीपी के लोग इस पर कभी भी अपना समर्थन नहीं देते। जब वोटिंग की बारी आती तो टीडीपी के लोग कभी भी इस पर वोट नहीं करते। और इसीलिए इन तमाम चीज़ों को समझ करके मोदी जी ने, उनको लगा कि अगर हम वोटिंग करा लेते हैं तो सरकार की बेइज्जती हो जाएगी। हालांकि सरकार गिरती नहीं, लेकिन सरकार की बेइज्जती होती और एक बहुत ही गलत मैसेज जाता पूरे देश में कि नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके नेहरू की बराबरी करने की बात करते हैं, वो एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। दरअसल आज हम इस बिल के जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो तकनीकी चीज़ें हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं, बल्कि जो राजनीतिक पहलू है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस तरीके के जब भी कोई बिल नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लाया जाता है तो उसके पीछे इनका एक बहुत ही कुत्सित मानसिकता होती है। एक इनका ऐसा मानसिकता होता है जिसके माध्यम से राजनीतिक हितों की पूर्ति हो सके, और उसी मानसिकता के साथ ये बिल लाया गया था। हालांकि इसके बहुत सारे फायदे बीजेपी के लोग गिना रहे थे। बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी तो जो कृषि कानून बने थे 3, उसके भी फायदे गिना रहे थे, लेकिन अंत में उसको वापस लेना पड़ा, उसको काला कानून कहा गया। तो ये लोग जो भी कानून लाते हैं उसको ऐतिहासिक घोषित कर देते हैं, उसके 50 गुण और मेरिट बताने लग जाते हैं देश को। लेकिन उसके पीछे इनकी जो मानसिकता होती है वो यही होती है कि देश के अंदर किस तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण करना है और किस तरीके से हम उसका राजनीतिक लाभ लेना है। इस वक्त में जो ये बिल लाया गया सदन के अंदर, उसके पीछे भी यही उद्देश्य है। एक तो ये लोग लोकसभा के अंदर जो विनेश फोगाट का मामला है उस पर चर्चा नहीं करने देना चाह रहे थे, इसलिए आज ये बिल लेकर के आ गए। दूसरी तरफ जब ये बिल लेकर के आया गया है तो इसके पीछे इनका जो उद्देश्य है वो यही है कि फ़िलहाल जो अभी कई सारे राज्यों के अंदर चुनाव होना है, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होना है, झारखंड के अंदर चुनाव होना है, हरियाणा के अंदर चुनाव होना है, और नरेंद्र मोदी के पास फ़िलहाल में अभी कोई मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी बेरोज़गारी, महंगाई, इन चीज़ों पर बात नहीं कर सकते हैं, किसान के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, अग्निवीर के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। इन मुद्दों पर बात करने के लायक नरेंद्र मोदी बचे ही नहीं हैं। तो इनके पास ले दे करके एक ही मुद्दा है, वो है हिंदू मुसलमान, कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान का जो बहस है उसको फिर से हिंदुस्तान के राजनीति के केंद्र में लाया जाए। और इसी उद्देश्य के साथ ये बिल लेकर के, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन का बिल है वो लेकर के ये लोग आए हैं, ताकि इस बिल के माध्यम से एक धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए और इन राज्यों के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें इसका लाभ लिया जाए। और जो बोर्ड की संपत्ति है, एक तरीके से जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उस पर इनकी जो नज़र है वो गंदी नज़र है, उसको ये अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं एक्चुअली। इसी उद्देश्य के साथ ये लेकर के इस बिल को आए हैं। और एक जो हमेशा से रहा है कि देश को गुमराह करना है, इस देश के लोगों को मुद्दों से गुमराह करना है। जैसा कि मैंने कहा अभी कि नरेंद्र मोदी अभी इस देश के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी पर बात करने की स्थिति में नहीं है, वो विनेश फोगाट के मामले में बात करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि इन सभी मुद्दों से, और फिलहाल में जो बांग्लादेश के अंदर जो चीज़ें चल रही है, बांग्लादेश के अंदर जो चीज़ चल रही है वो खुले तौर पर भारत सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी असफलता को दर्शाता है।
इन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी बात करने से बचना चाहते हैं, उस पर बहस करने से, डिबेट करने से बचना चाहते हैं। और इसीलिए इस मौके पर इस बिल को लाया गया है ताकि इन मुद्दों को दबाया जा सके, इन मुद्दों के ऊपर पर्दा डाला जा सके। लेकिन जो हुआ सदन के अंदर वो नरेंद्र मोदी के मंसूबों पर पानी फेरने वाला है और इंडिया अलायंस की एक बहुत बड़ी जीत है एक तरीके से, क्योंकि आज तक से नरेंद्र मोदी 2014 से इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आज तक से नरेंद्र मोदी ने कभी किसी बिल को लेकर के जेपीसी बनाने की बात नहीं कही। मंजूर करना तो बहुत दूर की बात है, जेपीसी का जे भी सुनना नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं है। याद कीजिए वो वक्त जब 100, 140, 145 सांसदों को सस्पेंड करवा करके और बिना किसी चर्चा के बिल को पास करा लेते थे नरेंद्र मोदी। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो आज विपक्ष के समक्ष नतमस्तक हो चुके हैं, विपक्ष के समक्ष घुटने टेक चुके हैं। और जेपीसी की जब मांग हो गई है और जब जेपीसी बनेगी तो उसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी की चलने वाली है, क्योंकि जेपीसी के जो मेंबर्स बनते हैं, जो सदस्य बनते हैं, उसमें सभी पार्टियों के लोग होते हैं। जिसके पास जितनी संख्या है सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, उसी के अनुपात में उनके लोग होते हैं। और वहाँ पर जब कोई भी बिल के अंदर संशोधन होगा तो उस पर बाकायदे वोटिंग भी होती है, तब जाकर को अंतिम रूप से पास किया जाता है। तो वो जब जेपीसी अंतिम डिसीजन लेगा अपना, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी की ही चलेगी, वहाँ पर बीजेपी की ही चलेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो है नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी हार है और नरेंद्र मोदी आज अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे होंगे। नरेंद्र मोदी को लग रहा होगा कि मेरे पंख किसी ने कुतर दिए हैं, मेरे पंख काट दिए हैं, मैं अपने पैरों पर चलने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही अच्छा ये संकेत है। फिलहाल इस वीडियो के इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।